मालूम नहीं है। औरिक में हम लोग सस्ती बिजली देने की बात करते हैं, महाराष्ट्र में वास्तविकता देखें तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। इसको कैसा सर हम लोग 8 रुपए के करीब करीब जो लोग हम कह रहे हैं, बातें चल रही हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? औरिक को एक विशेष छूट मिली है, उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस अलग मिला है, तो औरिक मार्केट में जाके बिजली खरीद सकता है और उस क्षेत्र में जो उद्योग लगता है उसको कॉस्ट के हिसाब से, अपने खुद के खरीदने के कॉस्ट के हिसाब से बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए औरिक की बिजली का रेट बाकी क्षेत्रों से अलग हो सकता है। जब सत्ता से आए हैं, सोयाबीन बेचने के लिए 2-3 महीने पहले ठीक किया, लेकिन उनको अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। ऐसी कोई जानकारी हो तो जरूर हमारे माननीय सांसद है भागवत कराड़ जी, हमारे मंत्री अतुल सावे जी, आप उनको जानकारी दें। स्टील कंपनी पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाने वाले हैं। ये निर्णय मेरा नहीं होता है, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, उसमें मेरी जानकारी के हिसाब से स्टील उद्योग ने एप्लीकेशन दे रखी है। मुझे मालूम नहीं है सेफगार्ड ड्यूटी है या एंटी डंपिंग है या CVD है, जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, इतनी जानकारी है। और वो अपना एकदम ऑटोनमस इंडिपेंडेंट स्टडी करके सब चीजों के जानकारी लेके भारत में क्या पोजीशन है, अंतरराष्ट्रीय क्या पोजीशन है, सबको देख के वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, उसके बाद ही उस पर उपयुक्त कार्रवाई होती है। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए हैं तब से भारत के साथ जो ऑलमोस्ट फुल, सर भले ही आपका हिस्सा ना हो, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए सर शहर में काफी कंजेशन है, इसको कनेक्ट इसकी कल मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया है, तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी से बात करूंगा। टैक्स ट्रिब्यूनल का एक प्रश्न था, मुझे मालूम नहीं होगा, मेरा विभाग नहीं है, तो आई डोंट नो, किससे कल रेज भी नहीं किया, नहीं तो मैं पता करके रखता। CII ने बजट से पहले सर आपको कुछ एक सूचना दी थी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, इस पर सरकार ने कितना मतलब बजट? मुझे लगता है कि आप अगर CII के वक्तव्य देखें, फिक्की, CII, एसोचैम, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मराठवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप किसी को भी जाके पूछ लीजिए। मुझे लगता है आपके पत्रकारों के बीच में भी आप चर्चा कर लीजिए, आपके एडिटोरियल्स देख लीजिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देख लीजिए, किसी ने इस बजट के ऊपर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया। एक आनंद का माहौल पूरे भारत में रहा, चाहे वो मिडिल क्लास हो जिससे कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी, और अर्थशास्त्री कहते हैं 1 लाख करोड़ अगर मिडिल क्लास की जेब में दिया है तो उसका इम्पैक्ट 2.5 गुना होता है कंजम्पशन लेड ग्रोथ से। जब कंजम्पशन बढ़ती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से हो या कंजम्पशन से जो कंजम्पशन से ग्रोथ होती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों की जेब में कमाई बढ़ती है, उससे जो कंजम्पशन आता है मार्केट में, उससे कारोबार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, उससे उद्योग के पास डिमांड आती है, और ऐसे ही देश प्रगति करता है। इसलिए भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और आने वाले अमृत काल में 2047 तक भारत की जो विकास की यात्रा है वो तेज गति से हमारे युवा शक्ति के आधार पर, हमारी महिला शक्ति के आधार पर, हमारे किसानों के आधार पर, हमारे कामगारों के श्रम से आगे चल के भारत को एक 30-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएगी, और विश्व में अगले 2-2.5 साल 3 साल में वैसे भी भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। मैं समझता हूं हम सब के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास भारत में हो रहा है, और जैसा उन्होंने देश को कहा था, भारत में विकास भी हो, भारत की विरासत को भी और मजबूत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अनुदान वो बंद कर रहे हैं, और नेपाल का भी अनुदान उन्होंने फिलहाल बंद। जो गलत लोग काम करते थे उनका अनुदान बंद होना मैं समझता हूं खुशी की बात है। जिस प्रकार से कुछ संस्थाएं भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करती थी, अगर उसके ऊपर जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों के ऊपर माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्ती बरताते हैं, तो मैं समझता हूँ 140 करोड़ देशवासी खुश होंगे
क्योंकि फेक नैरेटिव लोगों को गुमराह करने के अलावा और राजनीतिक हस्तक्षेप करके जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति और उनकी जो संस्थाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ और उनके मित्र पार्टियों के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सख्ती बरतना मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है। सर वालूज इंडस्ट्रियल एरिया इज अ वेरी इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हमारे साथ स्पर्धा में रहती हैं, उन सबके परिप्रेक्ष्य में भारत का रुपया सुधरा है और मजबूत हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चुनाव के बाद पूरे विश्व में लगभग सभी करेंसीज गिरी हैं और मुझे आनंद है कि भारत में अच्छे पर्याप्त रिजर्व्स थे हमारे पास, जो पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड एफडीआई आया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आए, रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ। इस सब के माध्यम से जो अच्छी हमारे पास मुद्रा थी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, उसके कारण भारत का रुपया बाकी सब करेंसीज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। कपास को इंपोर्ट करने की जरूरत लगती है आपको, क्योंकि हम लोग इसमें अलग अलग टाइप के कपास होते हैं। जो भारत में बनता है उसको तो हम प्राथमिकता देते ही हैं, उसका एमएसपी हम घोषित करते हैं, और अगर मार्केट के प्राइस एमएसपी से कम होते हैं तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खड़ा है हमारे किसानों को एमएसपी देने के लिए। और जितना कापूस बनता है, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एमएसपी को एश्योर करती है अपने किसानों के लिए। कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट में लगती हैं, जैसे शायद पीमा कॉटन या कुछ होता है, कुछ स्पेसिफिक हाई फाइबर कॉटन होते हैं, वो कॉटन के बारे में अलग से देखना पड़ता है। लेकिन मुझे आनंद है कि इस बजट में अनाउंस किया गया है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी के ऊपर शोध किया जाएगा, उसके नए सीड्स बनाए जाएंगे और कॉटन मिशन, कापूस का एक मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट में मंजूरी दी है और उससे हमारे किसानों का उत्पादन कैसे बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उस पर केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय काम कर रहा है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन का इशू था, एयरपोर्ट एक्सपेंशन का इशू बहुत सारा की इंडस्ट्री यहाँ पे। मुझे मालूम नहीं है उनके प्लान्स के बारे में, मेरा कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। सर ऑरिक का जो लैंड पार्सल है वो जितना एक्वायर्ड था करीब करीब खत्म हो गया। हमारा लैंड पार्सल 550 एकड़ के आसपास है, डिमांड काफी ज्यादा है, तो लैंड एक्विजिशन के बारे में कुछ निर्णय कर हुआ है क्या? मुझे लगता है कि ऑलरेडी नोटिफाइड है यहाँ पे जमीन, और उसके ऊपर मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात करूंगा और सीईओ एमआईडीसी को भी मैंने कहा है कि उस पर आगे क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उस पर वो जल्द से जल्द विचार करके निर्णय लें। सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी सोयाबीन का मुद्दा और उसका एक्सपोर्ट, उसको लेके किसानों में एक धारणा बनी हुई। मुझे लगता है जिस प्रकार से 90% भाजपा के और 235 आमदार चुन के आए हैं, हमारे लोगों की जो समस्या थी उसको हमने हल किया। केंद्र सरकार सोयाबीन खरीदने के लिए खड़ी रही थी। एनसीसीएफ, नैफेड पूरे महाराष्ट्र में जितना सोयाबीन जिसको देना था एमएसपी पे खरीदने के लिए खड़ी थी और किसान उससे पूरी तरीके से संतुष्ट है। सर ऑरिक सिटी में रुपया गिर रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी का क्या असर हो रहा है? मैंने कल चेक किया, बीएसएनएल को हाल में ही मोबाइल टावर लगाने के लिए जमीन दी गई है। हम और भी एक्सप्लोर करेंगे अगर और कोई कंपनी भी अपना मोबाइल टावर लगाने के लिए तैयार हो। और आगे मैंने निर्देश दिए कि जहां भी हम औद्योगिक शहर बनाएं तो मोबाइल कनेक्टिविटी पहले से ही सुनिश्चित है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एक जगह आइडेंटिफाई हुई है, मैंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो यहाँ की है उनसे कहा है कि वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, डिमांड सर्वे करें, कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा निवेश करके बनाए अगर और फिर उसको साल में 1 या 2 4 बार ही इस्तेमाल करें तो आपका ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है, तो जरा हमें सोच समझ के ही खरीदना चाहिए। रुपया गिर रहा है, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर होगा? सीईओ को कि जहाँ जिस जगह पर उद्योग अभी तक शुरू नहीं हुए हैं वो जो जगह है वापस की जाए नए लोगों को, कैसा है, कैसे? निर्देश वापस लेने का नहीं है, निर्देश है कि सभी को सर्वे किया जाए,
जहां जहां पे औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को जमीन दी गई है, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया होता है। जब जमीन मांगते हैं उसके हिसाब से जमीन का पूरा क्षेत्रफल तय होता है, तो उसको स्टडी किया जाए, सर्वे किया जाए। और अगर कोई बहुत सालों साल से जमीन लेके बैठा है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से बिना कारण अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए, कोई कारण हो, जस्टिफिकेशन हो, फोर्स मेजोर हो, कुछ वो स्टडी करने का आदेश दिया है। सर एलॉन मस्क उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए शुरुआत की है गाड़ी के लिए, ऐसा मैंने पेपरों में पढ़ा था, मुझे स्वयं कोई जानकारी नहीं। आपने कल रिव्यू किया है? के जगत के लोगों के साथ जो मिलने का आनंद आया, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी वहां पे बनाई गई है, जिस प्रकार से वहां पे बिजली हो, पानी हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, क्षेत्र की हरियाली हो, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रखने का काम हो, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 ऐसे शहरों के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है। और एक उसमें से पहले 4 शहरों में से एक था, सफल प्रयोग रहा है। और मैं समझता हूं लगभग 60,000 करोड़ जो निवेश इस क्षेत्र में आया है, आने वाला है। आगे चल के हम इसका विस्तार करने वाले हैं और बड़े रूप में यहाँ पे नौकरियों का साधन बनेगा। अंदाजन 2 लाख युवा युवतियों को यहाँ पर इस क्षेत्र को रोजगार मिलेगा। और कई सारे छोटे बड़े विषयों पे कल हमारी चर्चा हुई, जिसपे हमने निर्णय लेके और कैसे तेजी से आगे बढ़े यहाँ के क्षेत्र का काम, उसकी चर्चा की। मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आग्रह रहता है कि हमने हर एक को पर्याप्त अवसर मिले, हर एक का कौशल विकास हो, हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, स्टार्टअप्स में हमारे जो युवा युवती जुड़े हैं उनको और प्रोत्साहन देने का काम करें, अनुसंधान के ऊपर बल दें। ये सभी विषय कल भी चर्चा में आए। हमने 20,000 स्क्वायर फुट का और एक की जो बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, उसमें 20,000 स्क्वायर फुट का एक कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का कल निर्णय लिया है। साथ ही साथ लगभग 10,000 स्क्वायर फुट का स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब बनाने का भी निर्णय कल लिया गया है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अलग अलग विषयों के ऊपर जो कल चर्चा हुई, आगे चल के वहां पे लोग अपना घर बना सके, वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री हाउसिंग बने, वहां का कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अस्पताल बन रहा है वहां पे, एक यूनिवर्सिटी आ रही है, साथ ही साथ स्कूल हो, क्लब हाउस हो, रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो, इन सब चीजों पे और ध्यान केंद्रित करते हुए हम इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को महाराष्ट्र की और देश की शान बनाने के लिए संकल्पित है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इस बजट ने मिडिल क्लास को राहत दी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सीधा मिडिल क्लास के हाथ में दिया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने 1,500 रुपए प्रति माह हमारी बहनों को देने का काम शुरू किया, जिस प्रकार से निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आधारभूत सुविधाओं पे 11,20,000 करोड़ रुपए इस वर्ष बजट में घोषित किया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हो, अनुसंधान NRF हो, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सहयोग दे सके, नया स्टार्टअप फंड हो, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 10,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड जो इस बजट में घोषणा की गई, 100 और अधिक इंडस्ट्रियल हब्स जहां प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगह पर हम शुरू करने जा रहे हैं। एक प्रकार से एक ज्वलंत औद्योगिक विकास जो तेजी से आगे बढ़े औद्योगिक क्षेत्र, और देश और दुनिया की जरूरत है 140 करोड़ भारतवासियों के
विकास का काम और उनको एक विकसित भारत 2047 के अपने प्रण के साथ जोड़ने का जो संकल्प लेके हम चले हैं, वो संकल्प डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और नेतृत्व में अवश्य विकसित मराठवाड़ा, विकसित महाराष्ट्र को बल देगा और विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत की शान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब विजिट कर रहा था तो एक हाउसकीपिंग का व्यक्ति मुझे मिलकर उसने मुझे कहा, मैं आपसे फोटो ले सकता हूं? मैंने कहा हाँ लो, फोटो लो। तो हम बाहर आए और फोटो ली तो कहता है मुझे कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने कहा किस बात से? बोलता है मुझे घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले शौचालय बन गया था, कुकिंग गैस मिली है मुझे अपने घर में, और हमारे सड़कें बन गई हैं, ग्रामीण सड़कें हमारे गांव तक। और हम सब लोग शेतकरी थे, उनके पिताजी शेतकरी परिवार का एक युवा लड़का, और जो उसके मुंह पे चमक थी, जो उसमें उत्साह था, वो देख के वास्तव में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही दिल प्रसन्न हुआ कि जमीनी स्तर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है वो बिना भेदभाव के गरीब से गरीब व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उन तक पहुंचा है। और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी टर्म में 3 गुना ज्यादा काम, 3 गुना तेजी से काम, 3 गुना ज्यादा प्रभावी काम और 3 गुना ज्यादा परिणाम इस तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार करेगी, उसके लिए संकल्पित है। मित्रों, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिटकेन औद्योगिक क्षेत्र को देश को समर्पित किया था 29 सितंबर 2024 को, तब उन्होंने कहा था भारत ने प्रगति करनी चाहिए पर साथ ही साथ अपनी विरासत को भी संभाल के रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से महायुति की सरकार ने अंतिम मोहर लगाकर औरंगाबाद का नाम भी बदलकर संभाजीनगर किया 2023 में, जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, चाहे वो अजंता अलोरा हो, चाहे वो दौलताबाद का फोर्ट हो, चाहे वो हजूर साहिब का नांदेड़ में गुरुद्वारा हो, चाहे वो जो तीनों ज्योतिर्लिंग हो, विश्वेश्वरा मंदिर हो, औंधा नागनाथ मंदिर हो, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग हो। मैं समझता हूं जो ऐतिहासिक विरासत संभाजीनगर में है वही आगे चल के विकास के साथ जोड़ेगी मराठवाड़ा को, तेज विकास के साथ और तेज समृद्धि के साथ जोड़ने का काम करेगी। कल की हमारी पहली बड़ी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के विजिट में पावन भूमि में कल शिव जयंती के दिन आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं वंदन करता हूं छत्रपति संभाजी महाराज को और आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत शुभेच्छा। पराक्रम, धैर्य और शौर्य की भूमि जिसने स्वराज्य और आत्मनिर्भरता का संदेश पूरे देश को दिया, मैं समझता हूं कि मराठवाड़ा की जो असीम संभावनाएं हैं उसका एक झलक कल मैंने संभाजीनगर इंडस्ट्रियल सिटी औरिक में स्वयं देखा और यहाँ के औद्योगिक जगत के साथ चर्चा करके बहुत ही आनंद भी आया और उत्साह भी बना कि आगे आने वाले दिनों में मराठवाड़ा जो सांस्कृतिक धड़कन तो वर्षों वर्षों से रही है, अब ये औद्योगिक क्षेत्र बड़े रूप में बनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारी बहन रेखा गुप्ता जी
आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपके माध्यम से रेखा जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तीसरी सरकार हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रचंड बहुमत से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर बनी है। मैं समझता हूं ये दर्शाता है कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास, घर घर विकास और लोगों तक समावेशी विकास जो हुआ है उसका ही परिणाम है कि तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत भाजपा और एनडीए को मिली है। उल्टे कल मैं औरिक में